नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज तेलंगाना सरकार से पूछा है कि क्या वो किसानों की दुर्दशा को सुन रही है। केटीआर ने आगे पूछा है कि क्या कांग्रेस सरकार किसानों को लोन नहीं दे सकती या उनसे फसल नहीं खरीद सकती। हैदराबाद में मूसी नदी पर इसे दोहराने के लिए हॉर्न रिवर फ्रंट विकास का अध्ययन करने के लिए सियोल भेजे गए प्रतिनिधिमंडल पर कटाक्ष करते हुए बीआरएस विधायक ने पूछा है कि क्या मंत्रियों की विदेश यात्राओं से किसानों के सामने आने वाले मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी। एक्स पर एक पोस्ट में केटीआर ने पूछा है क्या नई दिल्ली के दौरे या विदेशी यात्राओं का मतलब शासन है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज टॉलीवुड कोरियोग्राफर शेख जानी पाशा उर्फ जानी मास्टर को अंतरिम जमानत दे दी, जिस पर पोक्सो अधिनियम के तहत एक नाबालिग सहकर्मी की यौन उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा था। 21 वर्षीय महिला कोरियोग्राफर की शिकायत के बाद 19 सितंबर को साइबराबाद पुलिस ने कोरियोग्राफर को गोवा से गिरफ्तार किया था। उसने उस पर 2019 से लगातार मारपीट और बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जब वो उसकी देखरेख में काम करने वाली नाबालिग बच्ची थी। हाईकोर्ट ने उन्हें सख्त शर्तों के तहत अंतिम जमानत दी है, जिसमें यह भी शामिल है कि उन्हें पीड़ित के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और मुकदमे को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अदालत ने कहा है कि आरोपी जानी मास्टर को जब भी आवश्यकता हो पूछताछ के लिए अदालत और जांचकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। उसके खिलाफ आरोपों में एक नाबालिग के साथ बलात्कार करना और उस पर हमला करना और पीड़िता को उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से जाने पर उसकी जान खतरे में डालने और उसके कैरियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, आपराधिक धमकी देना शामिल है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि केटीआर द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस से कोई भी भयभीत नहीं है। उन्होंने कहा है कि केटीआर ने इस मुद्दे की शुरुआत की थी, लेकिन वो ही इसका निष्कर्ष निकालेंगे। कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए बंडी संजय ने कहा है कि मैंने मीडिया में देखा है कि पूर्व मंत्री केटी रामाराव ने मुझे कानूनी नोटिस भेजा है। अगर इरादा मुझे कानूनी नोटिस से डराने का है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। ये देखकर दुख होता है कि राजनीतिक रूप से मेरा सामना करने का साहस न करने की वजह से वो कानूनी नोटिस का सहारा ले रहे हैं। मैं खोखली धमकियों से नहीं डरता। ये केटीआर ही थे जिन्होंने सबसे पहले मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाए और मेरा अपमान किया। मैंने बस तरह तरह से जवाब दिया। शायद वो अपने आप को निर्दोष समझ रहे हों। जनता उनके कामों के बारे में जानती है। बंडी संजय ने आगे कहा है कि उन्हें पता है कि फोन टैपिंग और ड्रग्स मामले में क्या हुआ और कैसे उन मामलों को कमजोर किया गया। अब तक मैंने शब्द दर शब्द उत्तर दिया है। मैं कानूनी नोटिस का जवाब कानूनी नोटिस से ही दूंगा। हम कानून और न्याय का सम्मान करते हैं और हम उनके अनुसार आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी जीवन रेड्डी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखकर दल बदलियों के साथ पार्टी के विशेष व्यवहार पर अपनी चिंता व्यक्त की है। अपने पत्र में रेड्डी ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को हाल ही में शामिल किए जाने पर प्रकाश डाला, जिन्होंने कांग्रेस विधायकों के प्रति वफादारी बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें वापस पार्टी में शामिल किया गया। जीवन रेड्डी, जिन्होंने 10 साल तक बीआरएस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने हाल के घटनाक्रम पर अपनी निराशा व्यक्त की, जिसमें कांग्रेस द्वारा जगतियाल विधायक का स्वागत करना भी शामिल है। उन्होंने कथित तौर पर उनके एक करीबी सहयोगी की हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने कांग्रेस के भीतर मौजूदा राजनीतिक माहौल को बचाने में असमर्थता और इस घटनाओं की वजह से उन्हें होने वाली मानसिक परेशानी का भी उल्लेख किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाइड्रा को मूसी नदी के किनारे अवैध रूप से निर्मित इमारतों को डिमोलिश करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। ये निर्णय प्रजा शांति पार्टी के केएल पॉल द्वारा दायर एक पीआईएल के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया था कि डिमोलिशन ने नदी के किनारे रहने वाले गरीब परिवारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव ने इस बात पर जोर दिया कि केवल अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका में पर्याप्त सत्यापन की कमी होती है और उन्हें सबूत के रूप में नहीं माना जा सकता। फिर भी पीठ ने हाइड्रा और राज्य सरकार को मामले के संबंध में जवाबी हल्फनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तर्क दिया कि जहां गरीब परिवारों को अपने घरों के डिमोलिशन का सामना करना पड़ रहा है, वहीं प्रभावशाली व्यक्तियों की बिल्डिंग्स अछूती रही हैं। वाईएसआरसीपी प्रमुख वाई जगन मोहन रेड्डी ने अपनी बहन और आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाई शर्मिला पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने एनसीएलटी में याचिका दायर कर कहा है कि उनके और उनकी पत्नी भारती के स्वामित्व वाली सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्री के शेयर को शर्मिला ने अवैध रूप से अपने और अपनी मां विजयम्मा के नाम पर स्थानांतरित कर दिया है। वाई शर्मिला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई राजशेखर रेड्डी की बेटी और वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की छोटी बहन है। शर्मिला के अपने भाई जगन से राजनीतिक रूप से तल्ख रिश्ते रहे हैं। शर्मिला अपने भाई के साथ ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थी, मगर जुलाई 2021 में उन्होंने अपनी राह अलग कर ली। जगन और शर्मिला के बीच झगड़े ने कानूनी लड़ाई के रूप में एक नया मोड़ ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम का इरादा शेयरों को हस्तांतरित करने का था। इसके अलावा उन्होंने 200 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए थे, जो उन्होंने सीधे या अपनी मां के माध्यम से अपनी बहन को दिए थे।
कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा एमएलसी सीपी योगेश्वर के कांग्रेस में शामिल होने के कुछ घंटों बाद सत्तारूढ़ दल ने उन्हें 13 नवंबर को होने वाले चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस ने लोकसभा सांसद ई तुकाराम की पत्नी अन्नपूर्णा को संदूर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किया है। 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, जिसमें शिवगांव तीसरा है। संबंधित क्षेत्रों से मौजूदा विधायकों के इस्तीफे की वजह से ये चुनाव आवश्यक हो गए। चन्नपटना से केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी, शिवगांव से लोकसभा सांसद और पूर्व मंत्री बसवराज बोम्मई और संदूर से विधायक तुकाराम, जिनकी वजह से सीट खाली हुई है, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था और वो तीनों जीत गए। चन्नपटना उपचुनाव पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है, योगेश्वर फर्क पैदा करेंगे और हम आराम से जीत जाएंगे। भाजपा पहले ही शिवगांव और संदूर से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। शिवगांव से बसवराज बोम्मई के बेटे भरत बोम्मई राजनीतिक परीक्षण करेंगे, जबकि बांगरू हनुमंत अनुसूचित जनजाति आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र संदूर से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में एक विशाल रोड शो करने के एक दिन बाद उनकी भाजपा प्रतिद्वंदी नव्या हरिदास ने आज आरोप लगाया कि झूठे बहाने के तहत त्रिशूर सहित अन्य जिलों से लोगों को लाकर ज्यादा भीड़ दिखाने का काम किया गया है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार हरिदास ने आरोप लगाया कि लोगों को शूटिंग के या फिर वायनाड के पर्यटन स्थलों की सैर कराने के बहाने यहाँ लाया गया और इस तरह से रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी का यहाँ आना और रोड शो एक मौसमी त्योहार की तरह था, जो हर साल केवल एक बार आता है। वायनाड लोकसभा उपचुनाव से भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास ने आज भाजपा के नेताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ रही। ये सीट कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी द्वारा खाली की गई सीट है। वायनाड लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को राजनीति के तरीके में बदलाव की जरूरत है और उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार लोग भाजपा का समर्थन करेंगे। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति SB भट्टी की पीठ हेमा समिति की रिपोर्ट की CBI जांच की मांग वाली याचिका की समीक्षा करेगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में दावा किया गया है कि केरल सरकार ने 5 साल तक रिपोर्ट को छुपाए रखा और सुझाव दिया कि इस कार्रवाई के पीछे कोई साजिश हो सकती है। अधिवक्ता ने याचिका दायर की है। याचिका में CBI से रिपोर्ट में उल्लिखित बयानों के आधार पर जाँच करने और राष्ट्रीय महिला आयोग से फिल्म उद्योग से जुड़े मुद्दों की जाँच करने का आग्रह किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा मामले में विरोधी पक्षों में CBI, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य पुलिस प्रमुख शामिल है। हेमा समिति की रिपोर्ट और उससे उत्पन्न शिकायतकर्ताओं से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 3 अलग-अलग पीठ विचार कर रही हैं। इनमें से 2 याचिकाओं की पिछले 2 दिनों में समीक्षा की गई, जबकि अदालत कल तीसरी याचिका पर विचार करेगी। हेमा समिति की रिपोर्ट की CBI जाँच के लिए रेट याचिका न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और न्यायमूर्ति SB भट्टी दोनों ही केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। याचिका का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का जोरदार अनुरोध किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पहले राज्य के जवाब पर विचार करेंगे और अगली सुनवाई के दौरान रोक के अनुरोध पर विचार करेंगे। इसके बाद रोहतगी ने किसी भी गिरफ्तारी या अन्य कार्रवाई को रोकने के लिए आदेश मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। DMK के प्रवक्ता TKS ने DMK के खिलाफ केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता एल मुरुगन की टिप्पणी की आलोचना की और केंद्र सरकार पर तमिलनाडु के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा का नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि तमिलनाडु की अपेक्षा करती है, जबकि दक्षिण राज्य टैक्स में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने कहा है कि BJP एकमात्र ऐसी पार्टी जो राज्यों के बीच भेदभाव करती है। वो तमिलनाडु को पैसा नहीं देती है। तमिलनाडु राज्यों में से एक है जो भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देता है। वो जो करते हैं वो भेदभाव है। वो उत्तर प्रदेश को ज्यादा पैसा देते हैं और तमिलनाडु को कम। उन्होंने राज्य की संस्कृति, कल्याण और भाषा की रक्षा के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। प्रवक्ता की टिप्पणी केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन द्वारा पहले दिए गए बयानों के जवाब में आई है, जिन्होंने DMK पर भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, खासकर तमिलनाडु में हिंदी थोपने के मुद्दे पर। मुरुगन ने भाषा पर DMK के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का कोई तमिल नाम नहीं है। मुरुगन ने कहा कि क्या उदयनिधि स्टालिन एक तमिल नाम है? सबसे पहले उन्हें अपने परिवार में तमिल नाम रखना चाहिए। तमिलनाडु में कोई भी हिंदी नहीं थोप रहा है। जो लोग हिंदी सीखना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। DMK सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन इसका पालन नहीं करती। PM मोदी वैश्विक स्तर पर तमिल भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन CM स्टालिन भाषा के मुद्दे का राजनीतिकरण करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
तमिलनाडु में एआईएडीएमके महासचिव एडपडी के पलानीस्वामी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आलोचनाओं को खारिज कर दिया कि पार्टी कमजोर हो गई और कहा कि लोगों के बीच एआईएडीएमके का प्रभाव बढ़ा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने नमक्कल में कहा कि लोकसभा चुनाव में डीएमके मजबूत हुई है और एआईएडीएमके कमजोर हुई है। ये सच नहीं है। 2019 में एआईएडीएमके नमक्कल लोकसभा क्षेत्र में 3 लाख वोटों के अंतर से हारी थी, लेकिन 2024 में डीएमके की जीत का अंतर नमक्कल में सिर्फ 30,000 वोट था। लोग समझ सकते हैं कि किसके वोट घट रहे हैं। स्टालिन के एक और आरोप का जवाब देते हुए कहा कि वो गठबंधन के बारे में सपना देख रहे थे। पलानीस्वामी ने कहा कि एआईएडीएमके एक मजबूत पार्टी है और यही वजह है कि राष्ट्रीय दल भी हमारे साथ गठबंधन करना चाहता है। हाल ही में डीएमके गठबंधन में शामिल दलों ने सैमसंग कर्मचारियों के विरोध और संपत्ति पर बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर बात की। उसके आधार पर हमने कहा कि डीएमके गठबंधन में भ्रम है, लेकिन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि मैं गठबंधन टूटने का सपना देख रहा हूँ। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।